एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, साथ ही मैंने डिस्कशन किया था सुपरपोजिशन थ्योरम का, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बात की थी, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेकर आऊँगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन के ऊपर, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आखिर एग्जाम्स में। मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस जो हों वो अलग अलग वेराइटीज़ के हों। हाँ, ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से क्वेश्चन ट्राई करें। और अगर आपको उन क्वेश्चंस में डाउट हो तो हमसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और डिस्कशन के लिए, डाउट के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन चार्जेस गिवन है, +q, q एंड +q, जो कहाँ रखे हुए हैं, 0, d/2 और d पे रखे हुए रिस्पेक्टिवली। मतलब ये चार्ज ऑरिजिन पे है, q d/2 डिस्टेंस पे है फ्रॉम ऑरिजिन, और +q d डिस्टेंस पे है फ्रॉम ऑरिजिन ऑन द x एक्सिस। तो पहले देख लेते हैं कैसे चार्ज रखे हुए हैं। तो ये अगर x एक्सिस में लूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ऑरिजिन होगा। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, कौन सा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे ऑरिजिन पे +q चार्ज रखा हुआ है। दूसरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, d/2 डिस्टेंस पे, d/2 डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है। और थर्ड चार्ज कहाँ रखा हुआ है, ऑरिजिन से d डिस्टेंस पे। तो ऑरिजिन से d डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज रखा हुआ है +q। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन के, नेक्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है कि जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये चार्ज +q प्लेस्ड एट x = 0, तो x = 0 पे यही चार्ज रखा हुआ है, इस पे जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। तो कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का एक्सप्रेशन आपको पता है, तो इस चार्ज पे कितना कौन कौन से फोर्स होंगे। तो फोर्स पेयर ऑफ चार्जेस के बीच होते हैं, पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस के बीच। तो इस पे इसकी वजह से फोर्स होगा, इस पे इसकी वजह से फोर्स होगा। तो इसकी वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू Q, या ऐसे कह सकते हैं फोर्स बिटवीन Q एंड Q कितना हो जाएगा, K/d/2²। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d/2, तो d/2 का स्क्वायर। अब इसकी वजह से कितना फोर्स हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू Q प्लस फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q। इसकी वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, इसकी वजह से फोर्स हो जाएगा Q अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, d²। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल। हमें क्या फाइंड करना है, Q। तो यहाँ से अब तो इजी है फाइंड करना, ये d²/4 हो जाए, 4kq/d² प्लस kq² अपॉन d²। इसको उधर ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा साइन, अब कैंसिल कर देंगे, k से k कैंसिल, d² से d² कैंसिल, q कितना आ जाएगा, -q/4। तो इस तरह से अगर किसी पॉइंट पे फोर्स पूछ रहा है, किसी पॉइंट पे फोर्स पूछ रहा है, किसी एक चार्ज पे फोर्स पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, उस चार्ज बाकी अदर जितने चार्जेज हैं उसकी वजह से जितने भी फोर्सेज हैं वो सारा ऐड होगा। इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से भी समझ सकते हैं। इस चार्ज की वजह से फोर्स, ये इस चार्ज की वजह से फोर्स, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में सेम वेक्टर होगा, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। जनरली वेक्टर एडिशन भी करेंगे तो यही आना है। तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, अगर फोर्स से रिलेटेड कोई बेसिक लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है r रेडियस के, और दोनों के बीच का सेपरेशन 3r है, और उन दोनों पे चार्ज है q। फोर्स हमें फाइंड करना, और तीन ऑप्शन गिवन है कि फोर्स क्या होगा। तो अगर देखें तो दो स्फीयर्स गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3r है, और ये रेडियस r है, दोनों स्फीयर का ये डिस्टेंस 3r है। तो कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है और स्फीयर्स के लिए वैलिड होता है। तो जनरली अगर कूलम्ब्स लॉ से देखें तो फोर्स का एक्सप्रेशन ही होना चाहिए, आप यही बोलेंगे कि ये आंसर होना चाहिए। लेकिन मैंने फर्स्ट वीडियो में जब लेक्चर शुरुआत किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो उसमें इंडक्शन टॉपिक पढ़ाया था। तो अगर +q और +q दोनों में कंडक्टिंग स्फीयर है तो रिपेल करेगा इंडक्शन की वजह से, यानी +q इधर एक्यूमुलेट होगा और इधर का चार्ज इधर एक्यूमुलेट होगा। मतलब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया,
इससे ज़्यादा हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ इंडक्शन। बिकॉज ऑफ इंडक्शन डी कितना हो गया? ग्रेटर देन 3R हो गया। तो डी अगर ग्रेटर देन 3R हो गया तो फिर आप फोर्स निकालते हैं। अगर फोर्स जनरली निकालते कूलम्ब्स लॉ से तो KQ²/9R² आता, लेकिन ये 3R से ज़्यादा हो गया, मतलब 3R प्लस डी के आसपास। KQ²/3R प्लस डी होल स्क्वायर। ये बड़ा टर्म हो गया, इससे 9R² से ये बड़ा टर्म है। ये बड़ा टर्म हुआ मतलब ये पूरा टर्म छोटा होगा। डिनोमिनेटर बड़ा मतलब पूरा टर्म छोटा, मतलब फोर्स क्या होगा? फोर्स इससे कम होना चाहिए, मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए इंडक्शन के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि कंसीडर नहीं करना इंडक्शन, विदाउट कंसीडरिंग इंडक्शन, तब ये आंसर सही है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो फिर इस तरह से देखेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को मैं पूछूं कि एक स्फीयर पे प्लस क्यों रखा हुआ हो और सेकेंड स्फीयर पे माइनस क्यों रखा हुआ हो, तो अब क्या होगा? तो इंडक्शन से इस बार चार्ज इधर एक्यूमुलेट होगा इस सरफेस पे, प्लस क्यू यहाँ पे होगा और माइनस क्यू यहाँ पे होगा, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे। इंडक्शन से इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा और माइनस क्यू इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? ये डिस्टेंस जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस छोटा ले लूँ मैं, ये डिस्टेंस डी थोड़ा सा मैं मतलब ऐसा डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहा है उतना डिस्टेंस मैं लिया हूँ। तो यहाँ से अगर फिर से फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? KQ²/3R माइनस हल्का डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि चार्ज इस सरफेस पे, इनर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहा है इंडक्शन की वजह से। तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर वाला टर्म छोटा हो गया तो पूरे टर्म को बड़ा बना देगा। मतलब अगर अपोजिट चार्जेस गिवन होते इसी क्वेश्चन में, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो हमारा आंसर ये हो जाता। तो इस तरह से अगर विदाउट कंसीडरिंग इंडक्शन का क्वेश्चन गिवन हो तो इस तरह से सोचिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें चार्ज रखे हुए हैं पेंटागन के 4 साइड पे और एक Q0 रखा हुआ है सेंटर पे। हमें फोर्स निकालना है Q0 पे बाकी चार्जेस की वजह से। तो सिमेट्रिसिटी का यहाँ पे यूज करेंगे, फिगर सिमेट्रिक है उसका यूज करेंगे। वेक्टर एडिशन से मुझे पता है सुपरपोजिशन थ्योरम से कि फोर्स जो नेट फोर्स होगा किसी भी सिस्टम का, वो वेक्टर एडिशन के फोर्स ऑफ वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा। फोर्स के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा, तो फोर्स के वेक्टर एडिशन के इक्वल करेंगे तो FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD प्लस FOE, ये पांचों जीरो के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये चारों का अगर मैं बात करूँ, चारों पे फोर्स है, इन चारों पे चार्जेस है, तो इन चारों की वजह से फोर्स होगा, इसकी वजह से तो होगा नहीं। तो इन चारों की वजह से जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इन चारों की वजह से फोर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ FOE के इक्वल। तो अगर इस तरह का सिमेट्रिक फिगर गिवन हो, कहीं किसी साइड पे चार्ज नहीं लिखा हुआ हो, तो बाकी सारी चार्जेस की वजह से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस पे निकाल लेंगे और वही सेम चार्ज रखते हुए। तो सेम चार्ज रखेंगे इस पे भी तो कितना हो जाएगा? क्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ Q0/d²। तो d² क्या है? ये d है। तो अगर ये d गिवन है तो ये d वहाँ से ये d रख लेंगे। अगर d गिवन नहीं है तो फिर d फाइंड करना पड़ेगा, वो फिगर से वो मैथमेटिकली फाइंड करेंगे। मेरा इस क्वेश्चन बताने का पर्पस ये है कि इस तरह का सिमेट्रिक अगर फिगर गिवन हो तो चार चार्ज की वजह से फोर्स निकाल के वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम यूज देने की जरूरत नहीं है। बस इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि सिमेट्रिक फिगर में नेट फोर्स 0 होता है सेंटर के चार्ज का। तो सेंटर के चार्ज का नेट फोर्स 0 होगा अगर सारे इस पे वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हो। इस पे नहीं रखा हुआ है तो बाकी चार्ज की वजह से चार की वजह से जो फोर्स है वो इसके इक्वल हो जाएगा। इसके इक्वल होगा मतलब सेम चार्ज रखते हुए बस ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन समझते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स गिवन है जिनका मास भी गिवन है और चार्ज भी है इन पे। वो जब हेमिस्फेरिकल बॉल में रखे जा रहे हैं जिसका रेडियस r है, मतलब इस तरह का बॉल है जिसमें रखे हुए हैं दोनों बॉल। इस बॉल में दोनों बॉल रखे हुए हैं। ये नॉन कंडक्टिंग है, बॉल्स जो है वो नॉन कंडक्टिंग है और बॉल्स जो है वो मूव कर रहे हैं और एक स्टेज पे आके इक्विलिब्रियम में हो जा रहे हैं r डिस्टेंस पे। इंडक्शन नहीं कंसीडर करना है और हमें फाइंड करना है कि
चार्ज कितना होगा दोनों बॉल पे, मतलब क्यू फाइंड करना है हमें। तो मैं बात बता दूं पहले कि इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते किसको हैं, इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे। इक्विलिब्रियम उसको बोलेंगे जब सिस्टम का नेट फोर्स तो जीरो होता ही है, लेकिन इंडिविजुअली अगर किसी पार्टिकल पे भी हम फोर्स निकालते हैं नेट फोर्स, तो वो जीरो होता है। तो मास है, वॉल है, वॉल की वजह से फोर्स लग रहा होगा, वॉल की वजह से फोर्स कंसीडर कर लिया मैंने इस डायरेक्शन में एन, ठीक, इस डायरेक्शन में मैंने कंसीडर कर लिया फोर्स एन। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों पे चार्ज है तो इन दोनों के बीच फोर्स भी लगेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स दोनों पे चार्ज का, मैं चार्ज सेम है दोनों पे, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए एफ ई, और इस पे और कौन सा फोर्स लगेगा, इस पार्टिकल पे मैं कंसीडर करूँ तो एक एम जी लगेगा। तो अब इसको बैलेंस करेंगे। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स जीरो होता है किसी एक्सिस के अलोंग। तो अगर एक्स एक्सिस लूँ और इसको वाई एक्सिस लूँ तो नेट फोर्स जीरो करूँगा दोनों एक्सिस में। तो पहले मैं वाई एक्सिस देख लेता हूँ, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस कंसिडर करता हूँ। अलोंग वाई एक्सिस में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एन साइन 60 डिग्री होगा। रिजॉल्व करना तो आना चाहिए, रिजॉल्व करेंगे तो एन साइन 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल, या एन साइन 60 डिग्री माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक आ जाएगा एन साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू एम जी। हाँ ठीक है, तो एन इज इक्वल टू एम जी 2mg/√3। पहला इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस से कंसीडर करते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस बैलेंस करते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एन कॉस 60 डिग्री माइनस एफ ई इज इक्वल टू जीरो। तो एन कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू एफ ई। अब कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो एन यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ ई बाई 2f ई, क्योंकि 1/2 करूँगा और 1/2 को इधर ले जाऊँगा तो 2f ई आ जाएगा। तो यहाँ से एफ ई कितना होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 2k Q² अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस r गिवन है। अब इन दोनों को मैं इक्वेट करके Q निकाल दूंगा, तो इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। इक्वेटिंग 1 एंड 2 कितना आ जाएगा, 1 एंड 2 को इक्वेट करूँगा तो 2mg/√3 इज इक्वल टू 2k² अपॉन आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल, आर क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इधर ले लेता हूँ, mg/√3k इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा रूट ओवर mg अपॉन √k 3⁴ इंटू आर। तो यही आ जाएगा क्यू। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फोर्स फाइंड करना है कि एक चार्ज क्यू पे यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से, क्यू कहाँ रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज अगर रॉड में ले लूँ तो इस रॉड पे हमें फोर्स फाइंड करना है। और एक चार्ज रखा हुआ चार्ज पे, इस चार्ज पे कहाँ रखा हुआ है, एक्सियल पोजीशन पे। क्यू यहाँ रखा है किसी लाइन के लॉन्ग, जैसे इस रॉड के लॉन्ग वाले पोजीशन को एक्सियल बोलते हैं, इसके परपेंडिकुलर वाले पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ मतलब इसके इस लाइन के लॉन्ग रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, सेंटर से डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सेंटर से डी डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है। इसका रॉड का लेंथ कितना है, एल लेंथ का रॉड है, और हमें फाइंड करना है कि इस चार्ज पे फोर्स कितना होगा इस रॉड की वजह से। तो देखो नॉर्मली अगर बाकी पहले जैसे हम फोर्स फाइंड करते थे तो क्या होता था, डिस्टेंस के साथ वो फोर्स चेंज नहीं होता था या फोर्स वेरी नहीं करता था। किसी ऑब्जेक्ट, जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में निकाल रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वो वेरी नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो इस चार्ज पे इसकी वजह से वेरी करेगा। क्यों, इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस कम है, फिर यहाँ फाइंड करेंगे डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया तो फोर्स घटता चला जाएगा। तो जैसे हम मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ फोर्स घटता चला जा रहा है, तो हमें पता नहीं कैसे कितना फोर्स घट रहा है, कैसे घट रहा है। तो फोर्स अगर वेरी करे तो हमें एलिमेंट लेके बनाना पड़ता है। एलिमेंट हम मान लेंगे एक्स लेंथ पे dx लेंथ का एलिमेंट ले लेंगे, dq चार्ज होगा उस पर। उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर देंगे उसको, dx लेंथ के छोटे छोटे एलिमेंट का जो फोर्स है उसको अगर हम निकाल के और ऐड कर दे तो वही बात हुआ। तो ऐड करने का सिंपल तरीका, जहाँ वेरी करता हो, वेरिएशन होता हो, वेरिएबल्स हो, वहाँ पे कैलकुलस यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने से छोटे छोटे एलिमेंट का जो, जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं समझो, अगर यहाँ से मुझे फाइंड करना है इस पे फोर्स, तो एक्स लेंथ पे
मैं x लेंथ पे dx लेंथ का एलिमेंट ले लूँगा, dq चार्ज होगा जिस पे, ठीक है। यह क्यों लिया मैं, अगर dx लेंथ पे मैं फोर्स फाइंड कर ले रहा हूँ तो बाकी इसी तरह का dx लेंथ पे फोर्स वेरिएशन तो हो रहा है, लेकिन अगर इसी तरह का हर dx लेंथ पे मैं फोर्स फाइंड करके ऐड कर दूं तो वही बात हुआ। तो ऐसे निकाल के ऐड करना मतलब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर देने से वो एडिशन होता ही है। तो बस कुछ नहीं है, उसके बाद देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, पहले चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लेता हूँ मैं, लैम्डा क्यू अपॉन एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, क्यू अपॉन एल, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या, डी क्यू का अगर मैं इसके लैम्डा के साथ रिलेशन निकालूँ तो डी क्यू कितना होना चाहिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, कितने लेंथ में, डी एक्स लेंथ में, तो लैम्डा डी एक्स हो जाएगा। बस अब फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो फोर्स कितना होगा, के इंटू क्यू इंटू कितना है, ये डी क्यू कितना है, लैम्डा डी एक्स, तो लैम्डा डी एक्स ले लेंगे अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स, तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अब एफ निकालना है, ये डी एफ हो गया, तो एफ निकालना है, बस इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसी बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है हमें। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा उसका लिमिट, उस लिमिट का ध्यान देना है। तो इंटीग्रेशन का लिमिट कितना होना चाहिए, देखो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो इस पॉइंट का कितना होगा, ये डी पूरा डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से डी माइनस एल बाई टू, ये एल बाई टू होगा ना, फिर इधर भी एल बाई टू, तो डी माइनस एल बाई टू लोअर लिमिट हो गया, डी प्लस एल बाई टू अपर लिमिट हो गया, जीरो से एफ नेट तक। क्यों जीरो से एफ नेट तक, क्योंकि यहाँ से अगर देखूँ मैं तो कोई चार्ज ही नहीं, तो जीरो होगा, तो इनिशियली जीरो से स्टार्ट होगा फिर एफ नेट तक जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, ये तीनों तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन देखना है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो उससे पहले मैं बता दूं, देखो अगर एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन तुमसे पूछ रहा है तो इसका होता है फॉर्मूला एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेशन मैं देखूँ तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स टू दी पावर माइनस टू, यही मतलब है ना, वन बाई एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं ना, एक्स टू दी पावर माइनस टू, तो वही लिख दिया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स टू दी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस वन, मतलब माइनस ऑफ वन बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन यही हो गया। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करके डायरेक्टली लिख दूंगा, के क्यू लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो के क्यू लैम्डा बाहर ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स, अभी फाइंड किया तो माइनस वन बाई एक्स। अब इसका लिमिट रख दूंगा, डी माइनस एल बाई टू से डी प्लस एल बाई टू लिमिट रखना है, उसके बाद रख के कैलकुलेट कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको देखते हैं, माइनस के क्यू लैम्डा अपॉन वन बाई डी प्लस एल बाई टू माइनस वन बाई डी माइनस एल बाई टू हो गया। तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर, डी माइनस एल बाई टू माइनस डी माइनस एल बाई टू, क्यों माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इससे ये कैंसिल, ये माइनस एल बच गया ऊपर, तो माइनस एल, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो इसको यहाँ पे माइनस है, तो कितना हो जाएगा, के क्यू लैम्डा एल अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर, यही होगा। और देखो लैम्डा एल आ गया, तो लैम्डा एल यहाँ से इस पहले इक्वेशन से लैम्डा एल पता चल गया, लैम्डा एल कितना हो जाएगा, क्यू, तो इसको रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर, यही आंसर हो गया। तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, क्यों मैंने इंटीग्रेट किया, क्यों एलिमेंट लिया एक्स लेंथ पे डी एक्स लेंथ का क्यों एलिमेंट लिया, क्योंकि लेंथ के साथ वो वैरी कर रहा है। तो कोई जो चीज़ वैरी करता है, जैसे डिस्टेंस वैरी कर रहा है ना, तो उसको वेरिएबल बना लेंगे। एक्स लेंथ पे डी एक्स लेंथ का छोटा सा एलिमेंट ले लिया। नॉर्मल क्वेश्चन में अगर वैरी नहीं कर रहा है फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच, तो सिंपल डायरेक्टली हम ये जो कूलम्स लॉ वाला फार्मूला है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसमें फोर्स हर पॉइंट के साथ वैरी कर रहा हो उसमें हमें इस तरह का लेना पड़ता है एलिमेंट। उसके बाद हर एलिमेंट को, इसका मतलब यही हुआ कि हर एलिमेंट छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से जो इस पे फोर्स है उसको फाइंड करके ऐड कर दें। तो वैसा ना करके एक छोटे एलिमेंट का फोर्स लिख लिए, जनरल फोर्स, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दिए कहाँ से कहाँ तक वो वैरी कर रहा है। इंटीग्रेशन एडिशन का काम करता है। बस इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एक नॉन कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर गिवन है। एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका आर रेडियस गिवन है। उसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में, जिसपे चार्ज क्यू है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर, और एक चार्ज जो पॉइंट चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है, क्यू पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है सेमी सर्कुलर रिंग के, और इसी पे हमें फोर्स फाइंड करना है। इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें तो डिस्टेंस के साथ फोर्स वेरी कर नहीं रहा है क्योंकि आर रेडियस पे फिक्स है वो,
और चार्ज पर यूनिट लेंथ भी सेम, मतलब सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वेरी क्या कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन वेरी कर रहा है। कैसे, अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इसी तरह इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इससे अवे होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, फिर हर पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। तो क्या चेंज कर रहा है, थीटा चेंज कर रहा है। तो थीटा लेंथ पे हम एलिमेंट मान लेंगे, जो चीज़ चेंज करता है उसको लेते हैं हम। तो यहाँ से मैं थीटा लेंथ पे, यहाँ से थीटा पे डी थीटा एलिमेंट में ले लेता हूँ, डी थीटा एलिमेंट ले लिया, डी थीटा, ये डी थीटा एलिमेंट है। और ये जो चार्ज है वो कितना होगा, डी क्यू। स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना होता है, डी क्यू चार्ज ले लिया मैं, तो इस पे चार्ज डी क्यू हो गया। अब डीएल लेंथ होगा इसका मान लिया लेंथ डीएल होगा। तो अब रिलेशन देखते हैं, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एलिमेंट क्यों लिया, वही इंपॉर्टेंट है। क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन वेरी कर रहा है। देखो इसकी वजह से इधर डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट की वजह से इधर डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट की वजह से इधर डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन वेरी करता जा रहा है। तो इस एलिमेंट की वजह से फोर्स किधर होगा, इस पे इधर होगा। अब इसी तरह एक और थीटा एलिमेंट पे अगर इधर से मैं ले लूँ, यहाँ से थीटा एलिमेंट पे अगर मैं ले लूँ, यहाँ से थीटा एलिमेंट पे अगर कोई एलिमेंट ले लिया डी थीटा का, तो इसकी वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, थीटा लेंथ पे डी थीटा का अगर एलिमेंट ले लूँ, थीटा लेंथ, थीटा उस पर किसी थीटा एंगल पे, तो इसकी वजह से फोर्स इधर होगा। तो अब देखते हैं रिलेशन क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा ले लेता हूँ। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, टोटल सर्कल का लेंथ कितना होता है 2πr, तो इसका लेंथ πr। सेकेंड रिलेशन एक सर्कल से आएगा, सर्कल की इक्वेशन से रेडियस किसके इक्वल होता है, dl अपॉन डी थीटा के इक्वल, तो dl कितना हो जाएगा r डी थीटा। और एक रिलेशन लैम्डा और dq में आएगा, dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू जितने लेंथ में वो चार्ज है। अब यहाँ से इन तीनों को कंबाइन करूंगा तो dq का एक रिलेशन आएगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा की जगह q अपॉन πr लिख सकता हूँ, और dl की जगह r डी थीटा लिख देता हूँ, r डी थीटा। तो r से r कैंसर, dq कितना आ गया, q अपॉन पाई डी थीटा, यही आ गया। अब फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे सिंपल, तो फोर्स का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। फोर्स का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे अगर मैं निकालूँ फोर्स इसकी वजह से, तो के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। अब डी क्यू की जगह रख दूंगा ये। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि नेट फोर्स हमें निकालना है इस पार्टिकल पे। तो देखो इस एलिमेंट की वजह से इधर फोर्स होगा, इस एलिमेंट की वजह से इधर फोर्स होगा। ये अगर थीटा है तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट से। देखो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट से। इसी तरह ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट से होगा। तो अगर ये फोर्स है ले लूँ मैं, तो ये एलिमेंट कॉस थीटा होगा, ये कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, ये वाला साइन थीटा होगा। देखो कॉस कंपोनेंट कटता जाएगा, इस पॉइंट की वजह से जो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर के डायरेक्शन में होगा, यहाँ के चार्ज की वजह से इधर के डायरेक्शन में, यहाँ के चार्ज की वजह से इधर के, तो कॉस कंपोनेंट कैंसिल होता जाएगा, बस बचेगा साइन कंपोनेंट। तो सिमेट्रिसिटी से फ्रॉम सिमेट्रिसिटी या फिर फ्रॉम सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस एफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा ना, एफ वाई 0, कॉस थीटा कॉस कंपोनेंट 0 दिख रहा है, हर का होगा। जैसे फिर एक और एलिमेंट ले लूँ यहाँ पे, तो इधर फोर्स होगा इधर फोर्स होगा, उसका भी कॉस कंपोनेंट कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, साइन कंपोनेंट। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ को इंटीग्रेट करते हैं 0 से एफ नेट की तरफ, 0 से एफ नेट की तरफ इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लिमिट रखते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ, थीटा वैरी कर रहा है क्योंकि, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा। देखो अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ 0 से, तो कहाँ तक जा रहा है, पाई तक, तो थीटा 0 से पाई हो। फोर्स किधर है, ये फोर्स लग रहा है, कॉस कंपोनेंट लग नहीं रहा है, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको करूँगा मैं इंटीग्रेट, तो मेन इंटीग्रेशन है इस साइड का, तो इधर का तो एफ हो जाएगा, एफ नेट 0 से एफ नेट तक, इधर का इंटीग्रेशन करूँगा तो के क्यू डी क्यू कितना है, डी क्यू यहाँ से क्यू अपॉन पाई बाई डी थीटा, तो क्यू बाई पाई। अब डी थीटा लूँगा और साइन थीटा है और आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो मैं बता देता हूँ। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन याद रखो, उसके बाद फिर रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू साइन थीटा डी थीटा का। अब ये इंटीग्रेशन वही करना है 0 से पाई तक, तो इंटीग्रेशन रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो बाकी कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं।
अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया cos माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। अब इसको देख लेते हैं, कॉस थीटा कॉस पाई कितना होता है -1, तो ये 1 हो जाएगा माइनस ऑफ, तो इसमें रखो के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस कॉस 0। अब कॉस पाई -1 तो 1 और कॉस 0 1 तो 2, तो कितना आ जाएगा एफ नेट यहाँ से कितना आ गया 2k अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो ध्यान देना कि फोर्स वेरी कर रहा है कि नहीं। अगर फोर्स का डायरेक्शन वेरी कर रहा है, फोर्स का कोई फोर्स नहीं वेरी कर रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, तो जिस चीज़ के साथ वेरी कर रहा है, जैसे डिस्टेंस के साथ वेरी किया तो डिस्टेंस को मैंने वेरिएबल लिया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें डायरेक्शन वेरी कर रहा है थीटा के साथ, तो इस बार थीटा को वेरिएबल ले लिया डी थीटा को, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, छोटे छोटे कंपोनेंट का एडिशन करें या इंटीग्रेशन करें बात बराबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और मेरे थ्योरी पार्ट कराने के बाद जब आपने ये सेशन किया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपका आइडिया भी क्लियर होगा कि कूलम्ब्स लॉ पे एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और मैंने कोशिश की कि मैं सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूं जो अलग वेराइटीज़ के हों। बाकी वेराइटीज़ के क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर बनाएं। यही है कि प्रैक्टिस मैटर करता है किसी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो प्रैक्टिस करते रहें। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़, एजुकेशनल कॉन्टेंट आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।